दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का दोस्तों हम सब इतिहास पढ़ रहे हैं और हम दोस्तों अपने समापन की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 2-4 वीडियो और बचे हैं दोस्तों, तब आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, जो मॉडर्न इंडिया का जो सेगमेंट है दोस्तों हिस्ट्री में वह एकदम कंप्लीट हो जाएगा। वो आप निश्चित रूप से दोस्तों एक अच्छी तैयारी के साथ खड़े होंगे जिस दिन आप दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सब जानते हैं दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कहां तक पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों समानांतर सरकार के बारे में, समानांतर सरकार दोस्तों कह रहे हैं अंतरिम सरकार के बारे में दोस्तों हमने इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था कि देखा था दोस्तों कि किस तरह से अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय किसके पास था। तो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों यहां तक की चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया है। आज हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि भारत का विभाजन किस तरह से हुआ था और भारत के विभाजन से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम में और किस तरह से आपसे क्वेश्चन और एग्जाम में फर्दर पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो हम देखने वाले क्या हैं, भारत के विभाजन और उसके स्वतंत्रता के बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से दोस्तों वीडियो को सुनने की भी कोशिश करेंगे और चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि जो दोस्तों अभी अभी चैनल से जुड़े होंगे वो सब क्या करेंगे दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी यानी आधुनिक भारत और भारतीय राज्य व्यवस्था की दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक क्रम से एक सीक्वेंस से वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जब सीक्वेंस से वीडियो को देखेंगे तभी आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि आप सब जानते दोस्तों हम जो आधुनिक भारत है और जो इंडियन पॉलिटी दोस्तों आपको कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों हम मॉडर्न इंडिया में दोस्तों समापन की ओर भी पहुंच गए, यानी आज हम कल पढ़ने वाले हैं भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, जो लोग चैनल से जुड़े होंगे उन लोगों से निवेदन है दोस्तों आप सब एक वीडियो को क्रम से देखेंगे और चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे। बाकी दोस्तों जो लोग नियमित क्लास को देख रहे हैं उन सबके लिए तो एक ही चीज है कि आप क्या करते रहेंगे, टाइम पे रिवीजन करते रहेंगे और अपने अपने एग्जाम के हिसाब से दोस्तों प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना मॉक देते रहेंगे, अपना तैयारी करते रहेंगे, अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आप सब बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलेंगे, क्योंकि अब हम देखने वाले दोस्तों भारत का विभाजन कैसे हुआ था और इस विभाजन से संबंधित दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बच सकते हैं। तो अब हम उसको देखने वाले हैं। इस सेगमेंट से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से सुनें। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत का विभाजन के बारे में, तो भारत के विभाजन के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों क्लीमेंट आर एटली के बारे में कि क्लीमेंट आर एटली का क्या योगदान रहा है या कौन था दोस्तों, आप इसको भी देख लीजिए। तो देखिए तो सबसे पहले आप याद देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय दोस्तों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, वह क्लीमेंट आर एटली था। कब से कब तक था दोस्तों, 1945 से लेकर 1951 तक था। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों, इसको पूरा नाम है, इसको आप शॉर्टकट में याद रख लेंगे एटली, यानी क्लेमेंट आर एटली। तो क्लीमेंट आर एटली दोस्तों कौन था, यह नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, क्लीमेंट आर एटली कौन था। यह भारत की स्वतंत्रता के समय दोस्तों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, यानी ब्रिटेन का दोस्तों यह क्या था, प्राइम मिनिस्टर था। कब से कब तक था दोस्तों, 1945 से लेके 1951 था, यानी 45 से लेके दोस्तों 51 तक। तो आप दोस्तों क्लीमेंट आर एटली के बारे में अच्छे से याद रखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के समय यह क्या था दोस्तों, यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसने क्या किया दोस्तों, देखिए इसने दोस्तों एक घोषणा की थी का 20 फरवरी 1947 को, और इस घोषणा में दोस्तों इसने क्या कहा, इसने कहा किया था दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, किया था, क्या कहा था, इसने कहा दोस्तों कि जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। यानी क्लीमेंट आर एटली ने दोस्तों कब घोषणा किया था, देखिए 1947 में दोस्तों घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को, यानी इसने 20 फरवरी 1947 को दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स है दोस्तों, वहां पर दोस्तों इसने क्या किया, इसने घोषणा किया, इसने क्या कहा कि जून 1948 के पहले ही, इसने ये नहीं कहा था कि 15 अगस्त 1947 का भारत आजाद कर दिया जाएगा, इसने कहा कि जून 1948 के पहले, इसने लास्ट डिसाइड किया था दोस्तों, क्या किया था कि जून 1948 यानी 1948 के पहले ही दोस्तों क्या कर देंगे हम,
उत्तरदायी लोगों को यानी रिस्पॉन्सिबल लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके हम क्या करेंगे, भारत छोड़ देंगे। तो यह घोषणा कब किया था दोस्तों, 20 फरवरी 1947 को। तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि यह डेट सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि क्लीमेंट आर एटली ने घोषणा कब किया था। तो किया था दोस्तों 20 फरवरी 1947 को किया था इसने। और उसके बाद दोस्तों इसने क्या बयान दिया, दोस्तों देखिए इसने एक बयान दिया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी दोस्तों जो भारत का विभाजन होने वाला था, उस भारत के विभाजन में यह क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार इस भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जबकि आप सब जानते हो दोस्तों भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार भी थी। लेकिन यह क्लीमेंट आर एटली का दोस्तों यह बयान है कि जो ब्रिटिश सरकार है वह भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं। तो आप याद रखेंगे कि यह स्टेटमेंट किसका था दोस्तों, यह स्टेटमेंट दोस्तों क्लीमेंट आर एटली का था। लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों कि इसका यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है, क्योंकि ये लोग दोस्तों जिम्मेदार ही थे ब्रिटिश भारत के लिए विभाजन के लिए। दोस्तों जो हमारे देश का विभाजन हुआ उसके जिम्मेदार ब्रिटेन वाले थे यानी अंग्रेज खुद थे। लेकिन यह इस बात को नहीं मानता है। और इसने दोस्तों क्लीमेंट आर एटली ने और क्या क्या एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की थी दोस्तों, इसने वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय माउंटबेटन को बना दिया था। आप जानते हैं दोस्तों माउंटबेटन का ही पूरा योगदान रहा है भारत के विभाजन में। तो आप याद रखेंगे दोस्तों क्लीमेंट आर एटली से पहले अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए इसमें कई तरह से आ जाते हैं कि माउंटबेटन से पहले भारत का वायसराय कौन था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों माउंटबेटन से पहले भारत का वायसराय कौन था, वेवेल था। या कभी कभी पूछ लिया जाए दोस्तों वेवेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना, तो वेवेल के बाद दोस्तों भारत का वायसराय कौन बनता है, माउंटबेटन बनता है। या कौन करता दोस्तों, तो उस समय दोस्तों क्लीमेंट आर एटली ने क्या किया, वेवेल के स्थान पर दोस्तों भारत का वायसराय किसने को बना दिया था दोस्तों, इसने वेवेल के स्थान पर दोस्तों इसने माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना दिया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह जो क्लीमेंट आर एटली के बारे में जो चीजें बताई गई हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने देखा हो दोस्तों कि किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो वीडियो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या दोस्तों वनडे के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की कर रहे हो यानी आरओ की कर रहे हो दोस्तों, या दोस्तों टेट सीटेड यानी टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में दोस्तों जहां आधुनिक भारत या हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब दोस्तों बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखा भी करिए और बहुत ध्यान से चीजों को सुनते भी रहिए। तो आपको दोस्तों अभी जो कुछ क्लीमेंट आर एटली के बारे में बताया गया आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इससे आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जामों में रिपीटेड होके आते रहते हैं। अब हम देखते वाले हैं दोस्तों कि माउंटबेटन के बारे में, क्योंकि आपने दोस्तों अभी आपने क्लीमेंट आर एटली के बारे में चीजें देख लिया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि माउंटबेटन का क्या क्या योगदान रहा है या इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता रहता है, क्योंकि दोस्तों यह किसके स्थान पर आता है, अभी आपको बताया गया है कि वेवेल के स्थान पर दोस्तों माउंटबेटन की नियुक्ति होती है। यानी इसने अपना पदभार का ग्रहण किया था दोस्तों, देखिए 24 मार्च 1947 को। तो सिंपल में आप यही याद रखिएगा दोस्तों कि मार्च 1947 के आसपास दोस्तों, यानी भारत की विभाजन या स्वतंत्रता से पहले दोस्तों वायसराय कौन रहता है भारत का, तो वह रहता है माउंटबेटन। तो आप याद रखेंगे दोस्तों यह मार्च 1947 में भारत का वायसराय बन जाता है। अब इसके समय में इसने क्या निष्कर्ष निकाला, देखिए इसने क्या कहा दोस्तों, इसने निष्कर्ष निकाला कि भारत का बंटवारा होगा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। यानी जो माउंटबेटन आता है दोस्तों जिसको क्लीमेंट आर एटली ने जिसकी नियुक्ति की थी, इसने दोस्तों यह निष्कर्ष निकाला कि भारत का बंटवारा होगा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। अभी आपने देखा दोस्तों कि क्लीमेंट आर एटली ने इसके बाद क्या कहा कि भारत के बंटवारे के लिए ब्रिटेन जिम्मेदार नहीं है, जबकि भारत के बंटवारे के लिए दोस्तों ब्रिटेन ही जिम्मेदार रहता है। यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन आता है दोस्तों, माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, माउंटबेटन जो दोस्तों वह क्या कहता है, यह इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि भारत का बंटवारा होना है और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों यह क्लीमेंट आर एटली की घोषणा है दोस्तों कि भारत का बंटवारा होगा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक है। तो भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना का दोस्तों किसने निष्कर्ष निकाल लिया था, तो यह निष्कर्ष निकाला था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे दोस्तों। और एक माउंटबेटन योजना आती है दोस्तों, वह कब आती है, 3 जून 1947 को आती है। और इस माउंटबेटन योजना में क्या होता है दोस्तों, इसने एटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत की विभाजन की योजना इसमें लाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा था दोस्तों कि माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 जून 1947। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आप जुबान पे एकदम रट लीजिएगा, 3 जून
1947 यानी जून का जो दोस्तों तीसरा दिन था, यानी 3 जून 1947 को दोस्तों जो योजना आती है, इसी योजना को दोस्तों बोल दिया जाता है माउंट बेटन योजना। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट बेटन योजना कब आती है, तो माउंट बेटन योजना आती है दोस्तों 3 जून 1947 को। और इस योजना में क्या होता है दोस्तों, इसमें एटली के वक्तव्य के दायरे में दोस्तों इसे तैयार किया गया था, और यही दोस्तों भारत के विभाजन की योजना रहती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, माउंटबेटन योजना कब आती है, 3 जून 1947 में आती है। और इसमें दोस्तों भारत के विभाजन को यानी पाकिस्तान की स्थापना वाली बात को स्वीकार कर लिया गया था। अब एक फैक्ट और दोस्तों माउंटबेटन से संबंधित वाकया देखिए, यह दोस्तों क्या एक है दोस्तों बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान दोस्तों गुप्त नाम इसका था, वैकल्पिक योजना था दोस्तों, यानी बाल्कन प्लान था दोस्तों, इसका गुप्त नाम था। आपको बाल्कन प्लान के बारे में दोस्तों कभी विस्तार से बताऊंगा कि बाल्कन प्लान क्या था, क्योंकि जाते दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है। बाल्कन प्लान थोड़ा कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल नॉलेज भी दोनों है दोस्तों, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आप अभी यहां इतना याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाल्कन प्लान क्या था दोस्तों। देखिए बाल्कन प्लान एक गुप्त योजना थी, या किससे संबंधित था, तो यह माउंट बेटन से संबंधित था दोस्तों। तो आप बस अभी इतना याद रखिएगा कि बाल्कन प्लान किससे संबंधित था, तो यह माउंट बेटन से संबंधित। तो आप बाल्कन प्लान के बारे में इतना याद रखिएगा। अब देखिए माउंटबेटन से संबंधित दोस्तों कुछ और फैक्ट है, आप उसको भी देखिए कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बता। देखिए इसने क्या किया था दोस्तों, सीमा आयोग का गठन किया था। एक किया था पंजाब सीमा आयोग का, एक किया था बंगाल सीमा आयोग का। और दोनों का अध्यक्ष किसको बनाया था दोस्तों, इसने सिरिल रैडक्लिफ को बनाया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब सीमा आयोग का गठन किसने किया था और बंगाल सीमा आयोग का गठन किसने किया था, तो आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब सीमा आयोग हो चाहे बंगाल सीमा आयोग हो, दोनों का ही गठन किसने किया था दोस्तों, तो दोनों का ही गठन किसने किया था, माउंटबेटन ने किया था। और दोनों का ही अध्यक्ष दोस्तों इसने एक ही व्यक्ति को बनाया था, वह था दोस्तों सिरिल रैडक्लिफ। तो आप रैडक्लिफ भी नाम याद रखिएगा कि पंजाब सीमा आयोग का गठन किसने किया, माउंटबेटन ने। बंगाल सीमा आयोग का गठन किसने किया, माउंटबेटन ने। और इन दोनों सीमा आयोग का दोस्तों इसने अध्यक्ष किसको बनाया था, तो इसने अध्यक्ष बनाया था दोस्तों सिरिल रैडक्लिफ को। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और हम देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो देखिए आपसे यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि इसने गांधी जी से प्रथम मुलाकात कब की थी, तो 31 मार्च 1947 को। यानी आपने देखा दोस्तों कि 24 मार्च के आसपास दोस्तों यह क्या होता है, इसने अपने पद को ग्रहण किया और लगभग एक हफ्ते के बाद दोस्तों यह गांधी जी से अपनी पहली मुलाकात करता है। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि माउंटबेटन ने गांधी जी से पहली मुलाकात कब किया था दोस्तों, तो 31 मार्च 1947 को किया था दोस्तों। यह किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो हमको यहाँ याद नहीं आ रहा है कि यह किस एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन यह पूछा गया था दोस्तों कि माउंटबेटन ने गांधी जी से अपनी पहली मुलाकात कब की थी। तो इसने पहली मुलाकात दोस्तों 31 मार्च 1947 को की थी। आप इसको याद रखिएगा। इसके बारे में एक फैक्ट आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों, यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। अभी आपको इसके बारे में और बताया भी जाएगा, लेकिन आप यहां इतना याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहता, तो वह माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का मतलब कह रहे हैं ना दोस्तों आपकी 15 अगस्त 1947 को आप सब जानते हैं हमारा देश आजाद हो गया था। इस आजादी के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इस आज़ादी के बाद दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जो कुछ फैक्ट बताया गया है यह भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत ध्यान से दोस्तों आप क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा सुन लेंगे और चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपको अच्छे से चीज़ों को समझा सके और आपको अच्छे से बता सके कि आपके एग्जाम के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनते रहते हैं। मेरा काम सिर्फ दोस्तों इतना, क्योंकि पढ़ना आप ही को, आप सब जानते हैं दोस्तों, मैं आपकी जगह पे तो आके पढ़ नहीं सकता। हम सबको अपनी अपनी चीज़ें खुद पढ़नी है, बस मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आपको चीज़ें बताता रहूँगा। तो आप जितना बताया जाए दोस्तों सिर्फ उस पर विश्वास करिए, क्योंकि हमारा एग्जाम के मामले में व्यक्तिगत अनुभव, हम इन सब दौर से गुजर चुके हैं, तभी चीज़ों को आपको दोस्तों अच्छे से बता पा रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो कुछ भी बताया गया दोस्तों हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखते भी रहे और अच्छे से चीज़ों को सुनते रहें। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो देखिए एक स्टेटमेंट है दोस्तों किसका, आर कोपलैंड का। कोपलैंड ने दोस्तों क्या कहा, इसने कहा
कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए कि स्टेटमेंट किसका है, कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। आप यहां सिर्फ स्टेटमेंट याद रखिएगा कि स्टेटमेंट किसका था, आर कोपलैंड का था। यानी आर कोपलैंड ने दोस्तों क्या स्टेटमेंट दिया था, इसने कहा कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वह अंग्रेजी राज की ही संतति थी। अब एक स्टेटमेंट और आता है दोस्तों, एग्जाम में खूब पूछा जाता हुआ, क्या था देखिए, के एम पडिक्कर के स्टेटमेंट क्या था दोस्तों, इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में दोस्तों, ये स्टेटमेंट आ जाए कि स्टेटमेंट किसका है, कि ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, वह थी भारत का एकीकरण थी। तो यह किसका स्टेटमेंट है दोस्तों, यह स्टेटमेंट है के.एम. पडिक्कर का। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, के.एम. पडिक्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, वह थी दोस्तों भारत का एकीकरण थी। अब एक स्टेटमेंट दोस्तों आपसे एग्जाम में और क्या पूछा जाता है, वह पूछा जाता है दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में। वह यह स्टेटमेंट क्या था देखिए, यह इन्होंने कहा था दोस्तों, राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, केवल स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण वाला जो स्टेटमेंट है किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू से संबंधित है। तो यह तीन के तीन जो स्टेटमेंट यहां दिए गए दोस्तों, सैफुद्दीन किचलू वाला, के.एम. पडिक्कर और आप कोपलैंड, तीनों को तीनों ही स्टेटमेंट दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते रहते हैं क्या स्टेटमेंट किसका था या निम्नलिखित स्टेटमेंट किसका नहीं था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहां तक की चीजें तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखने वाले दोस्तों भारत के विभाजन के प्रस्ताव के बारे में कि किस तरह से क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। तो हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको देखने में आसानी हो, देखने में सुविधा हो। तो उम्मीद है आपको क्लेमेंट आर एटली हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन हुआ, और यह जो तीन स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों, यहां तक की चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आप सब क्या करेंगे, भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव आया था इसके बारे में बहुत अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए हम बात करने वाले दोस्तों किसके, भारत के विभाजन के प्रस्ताव के बारे में। तो देखिए इसकी स्वीकृति कब मिली थी दोस्तों, कांग्रेस महासमिति द्वारा 15 जून 1947 को कहां पर मिला था दोस्तों, दिल्ली में मिला था। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे दोस्तों, चूंकि जो भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव आया था, इस भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृति किसने दिया था दोस्तों, कांग्रेस महासमिति ने दिया था। कब दिया था दोस्तों, 15 जून 1947 को कहां पर दिया था, दिल्ली में दिया था। अब इस समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे दोस्तों जेपी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। और इसको प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया, तो प्रस्तुत किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। और इसका समर्थन किसने किया था दोस्तों, समर्थन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ जितने फैक्ट दिए गए ये अपने आप में ही क्वेश्चन है। आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा गया है कि भारत के विभाजन से संबंधित जो प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी, तो स्वीकृति मिली थी दोस्तों 15 जून 1947 को, यानी 15 जून 1947 को। और यह स्वीकृति कहां पर मिली थी, तो दोस्तों दिल्ली में मिली थी कांग्रेस महासमिति के द्वारा। अब क्वेश्चन आपसे अभी पूछा जाता कि उस समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जेबी कृपलानी। यानी भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव आया था दोस्तों, प्रस्ताव के समय अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के विभाजन के प्रस्ताव के समय दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वह थे जेबी कृपलानी। और क्वेश्चन 2 और इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों कि इस भारत के विभाजन से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था और इस प्रस्ताव का दोस्तों समर्थन किसने किया था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था गोविंद बल्लभ पंत ने और इसका समर्थन किसने किया था दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव आया था इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले कौन थे दोस्तों, वह थे गोविंद बल्लभ पंत थे। और इसका समर्थन करने वाले कौन थे दोस्तों, समर्थन करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो उम्मीद है आपको इस भारत के विभाजन के संबंधित जो प्रस्ताव था दोस्तों इस प्रस्ताव के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों क्या है, अब हम देखने वाले दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में, यानी 1947-48 के समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं। क्योंकि यह दोस्तों क्या है ना, इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बच्चों से वहां कंफ्यूजन हो जाता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारे समय में भी दोस्तों हमसे भी स्लिप मिस्टेक हो गया था। तो आप देखिए दोस्तों कहाँ पे गौर करना है उसको हम देखिए दोस्तों आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक थे, तो देखिए 15 जून 1947 से नवंबर 1947 तक। इस समय क्या होता दोस्तों, नवंबर 1947 में उन्होंने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो आप सिंपल से क्वेश्चन यह याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए दोस्तों आज़ादी के समय, यानी भारत की आज़ादी के समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे,
तो आज़ादी के समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वह थे जेबी कृपलानी थे। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए दोस्तों भारत के विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन के समय भी दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वह थे जेबी कृपलानी। तो आप इस दोस्तों दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है कि आज़ादी के समय दोस्तों यानी 15 अगस्त 1947 के समय दोस्तों भारत के दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी थे। या अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह आता है दोस्तों कि भारत का जो विभाजन हुआ था उस विभाजन के दौरान दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? वह थे जेबी कृपलानी ही थे। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को दोस्तों हम अपना आज़ाद हो जाते हैं, उधर पाकिस्तान का दोस्तों क्या हो जाता है? गठन भी हो जाता है। तो आप दोनों के दोनों इफेक्ट अच्छे से याद रखेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों इन्होंने अपना त्यागपत्र कब दिया था? नवंबर 1947 में, यानी अगस्त में हम आज़ाद हुए थे। अगस्त के बाद आप सब जानते हैं दोस्तों सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है। यानी इन्होंने दोस्तों क्या किया था? नवंबर 1947 में यानी नवंबर 1947 में दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया था? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। इनके त्यागपत्र के बाद दोस्तों कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? वो भी राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। अब यहाँ पर होता क्या दोस्तों, इसमें लोग क्यों कंफ्यूजन कर जाते हैं? अब इसको समझिएगा। देखिए क्या होता है, देखिए 1947 की बातें हो रही है। अब देखिए होता क्या है, 1947 में नवंबर में दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दिया था। यानी नवंबर में इस्तीफा दिया था तो नवंबर का कुछ टर्म बचा रह जाता है और दिसंबर का कुछ टर्म बचा रहता है। इसी भी दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना दिए जाते हैं? वह बना दिए जाते हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों अब देखा जाएगा तो ऐसे क्या हो जाता है, 1947 इनके साथ भी जुड़ा हुआ 1947 और 1947 इनके साथ भी जुड़ा है दोस्तों। क्योंकि इनके लिए दोस्तों क्या था, दिसंबर बचा रह जाता है और नवंबर का कुछ दिन बचा रह जाता है। तो लोग इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं कि कौन अध्यक्ष थे। तो आप इसको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आप बस क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज क्या है तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। आपको दोबारा बताया जा रहा है दोस्तों, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के समय दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत के विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भी जेबी कृपलानी थे। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इन्होंने त्यागपत्र कब दिया था? तो नवंबर 1947 में दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आता है, आप ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों जेबी कृपलानी जी के बाद जेबी कृपलानी जी ने जब अपना त्यागपत्र दे दिया तब दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है? तब आप याद रखेंगे दोस्तों इनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों क्या किया जाता है? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह 1947 वाला जो घटना है ये अब आपसे भूलेगा नहीं दोस्तों कि कौन कब इसमें अध्यक्ष बनता है। अब क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है दोस्तों, आज़ादी के बाद 1948 में यानी 1948 में दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहते हैं? वह रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया। अगर पूछा जाए दोस्तों 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो वह रहते हैं दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर आपसे पूछा जाए 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप यहाँ तीनों की तीनों याद रखिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए आज़ादी के बाद यानी 1948 में दोस्तों अगर पूछा जाए कि 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया। और अगर दोस्तों 1950 में पूछा जाए यानी 1950 में दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन। और 1951 से लेकर 54 तक दोस्तों यानी 51 से लेकर 54 तक दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 47, 48, 50 और 51 से 54 तक के दोस्तों ये चारों के चार क्रम यानी एक सीक्वेंस में आप याद रखेंगे कि जेबी कृपलानी के बाद दोस्तों नवंबर 1947 में कौन आ जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1948 में कौन आते हैं दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया। 1950 में कौन दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? वह बनते हैं दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन। और 1951 से लेकर दोस्तों 54 तक दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो वह बनते हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उम्मीद है दोस्तों आप कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में जो यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाले दोस्तों जो ईयर थे वह आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आप यह भी समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या किन चीजों पे हमको दोस्तों गौर करना चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट रह जाते हैं जिनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खान जिसको सीमांत गांधी बोला जाता दोस्तों, इन्होंने मतदान किया था भारत विभाजन के पक्ष में। आप इस शब्द को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहां बात क्या किया जा रहा है दोस्तों
कि 14-15 जून 1947 को, यानी जून 1947 को दोस्तों, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी दोस्तों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे दोस्तों, इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों यहीं पर निकल के आ गया कि सीमांत गांधी किसको बोला जाता है। गांधी जी के पास आप, गांधी जी के बारे में आप तो जान ही रहे हैं दोस्तों कि कौन है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए तो सबसे पहले कि सीमांत गांधी कौन थे, तो सीमांत गांधी किसको बोला जाता है दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खां को। आज ही आप दोस्तों यह नाम याद कर लीजिएगा, जिन दोस्तों को दोस्तों यह ना पता हो कि सीमांत गांधी किसको बोला जाता था। देखिए, एक तो मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनके बारे में तो आप अच्छे से जान रहे हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि सीमांत गांधी किसको बोला जाता है, तो सीमांत गांधी किसको बोला जाता है दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खां को। तो क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन यही आएगा कि सीमांत गांधी कौन थे, तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां थे। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आता है दोस्तों कि जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किस पक्ष में किया था, भारत के विभाजन के पक्ष में या विभाजन के नहीं, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने भारत के विभाजन के पक्ष में मतदान किया था। मतलब अब्दुल गफ्फार खान का कहना था दोस्तों कि भारत का विभाजन किया जाए। तो आप यह क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों भारत विभाजन के पक्ष में वोट दिया था। अब और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए दोस्तों कि पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किशलू क्या थे दोस्तों, या विभाजन के प्रबल विरोधी थे, तो देखिए अगर आपसे यह पूछा जाए दोस्तों, जो सैफुद्दीन किचलू थे, यानी डॉक्टर किचलू जी जो थे दोस्तों, या कौन थे, या पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन गया कि पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वह थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में अगर पूछा जाए दोस्तों कि अब विभाजन के पक्ष में थे कि विरोध में थे, तो या दोस्तों विभाजन के प्रबल विरोधी थे। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि जो अब्दुल गफ्फार खान थे दोस्तों, वह विभाजन के पक्ष में थे, लेकिन आपने अभी देखा दोस्तों जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे वह विभाजन के प्रबल विरोधी थे, यानी सैफुद्दीन किचलू जी जो थे दोस्तों वह नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन किया जाए। तो आप इस फैक्ट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अब यहां देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोगों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता रहता है। क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन यह होता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे दोस्तों सी राजा गोपालाचारी। आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। क्यों अच्छे से रट लीजिएगा, अभी आपको दोस्तों ऊपर पढ़ाया गया था। ऊपर क्या पढ़ाया गया था दोस्तों, आप अच्छे से, अगर ये आपने देखा होगा, हमने दोस्तों ऊपर आपको अच्छे से पढ़ाया था माउंटबेटन के बारे में। माउंटबेटन के बारे में क्या पढ़ाया था दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वह था लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर शब्दों का ही खेला है। शब्दों का खेला कैसे, अगर आप शब्दों पर गौर नहीं करेंगे दोस्तों तो एग्जाम में आपसे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी और आप कहेंगे दोस्तों कि सर आप तो हमको बताए नहीं थे। तो आप सर के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप शब्दों पे नहीं ध्यान देंगे तो एग्जाम में श्योर है कि यह क्वेश्चन आपसे गलत होगा। अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि इस एग्जाम में सवाल आपसे यह वाला कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। क्या शब्द है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे राजगोपालाचारी। यहां शब्द क्या है, क्या आपको गौर करना, देखिए यहां कह रहा है स्वतंत्र भारत के, यहां ना तो विदेशी की बात की जा रही ना भारतीय की बात की जा रही। यहां सिंपल आपसे स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में, क्या आएगा कि अगर स्टेटमेंट सिंपल ऐसे आता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप सीधे सीधे दोस्तों माउंटबेटन को सही करके आएंगे। अगर आपसे स्टेटमेंट यह आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप स्टेटमेंट क्या करके आएंगे, माउंटबेटन। लेकिन यहां देख रहे हैं ना दोस्तों, यहां कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, यहां देख रहे हैं दोस्तों भारतीय शब्द का यूज हो गया है, यानी इंडियन शब्द का यूज हो गया है। इन दोनों क्वेश्चन में यही बेसिक डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तब तो आप बताएंगे माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे आ जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, आप यहां गौर करिएगा, तब आप बताएंगे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। और यही दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि राजगोपालाचारी की जगह बाद दोस्तों गवर्नर जनरल जैसा शब्द समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों राष्ट्रपति जैसा शब्द आ जाता है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे, सी राजगोपालाचारी जी ही थे। क्योंकि इनके बाद दोस्तों क्या होता है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। इनके बाद दोस्तों क्या हो जाता है, राष्ट्रपति जैसा पद आ जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं दोस्तों, वह बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद जी बनते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो अगर जिनके दोस्तों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी ना, वो भी मार्क के आ जाएंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं कि संविधान किसकी देन है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही देन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के दोस्तों प्रथम विधि मंत्री कौन थे, यानी प्रथम कानून मंत्री यानी प्रथम लॉ मिनिस्टर कौन थे दोस्तों, वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के दौरान दोस्तों प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो वह कौन थे दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी ही। और देखिए क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों, और क्वेश्चन यह आता है दोस्तों, वो क्या था उसको भी देख लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के समय दोस्तों ब्रिटेन में जो सत्ता थी वह किस पार्टी की थी, तो वह थी लेबर पार्टी की। एक होती थी दोस्तों वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी, एक होती थी दोस्तों वहां लेबर पार्टी। तो आप सिंपल से यह समझ लीजिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय यानी जब हमारा दोस्तों देश तो आज़ाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन में सत्ता किस पार्टी की थी दोस्तों, उस समय ब्रिटेन में सत्ता किस पार्टी थी लेबर पार्टी की थी। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे, आपने ऊपर ही पढ़ा दोस्तों, क्लीमेंट आर एटली। यानी क्लीमेंट आर एटली के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस पार्टी का था, या कंजर्वेटिव पार्टी का था कि लेबर पार्टी का था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों यह लेबर पार्टी का था। यानी जो क्लीमेंट आर एटली था दोस्तों वह किस पार्टी का था, वह था लेबर पार्टी का था। तो आप इसको अच्छे से याद कर रखिएगा। और क्या आपको याद रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा कौन थे, तो वह थे जॉर्ज सस्टम। यानी जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के कौन महाराजा थे दोस्तों, वह थे जॉर्ज सस्टम। यानी भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, वह था क्लीमेंट आर एटली, वह लेबर पार्टी का था। और भारत की आज़ादी के समय दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटेन के महाराज कौन थे, तो महाराज कौन थे दोस्तों, वह थे जॉर्ज सस्टम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने अच्छे से देखा होगा दोस्तों कि किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जितना भी चीज़ें दोस्तों आज पढ़ाई गई हैं, आप ये जान लीजिए दोस्तों ये एकदम हॉट टॉपिक है, यानी एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आते रहते हैं और लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता रहता है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, आपको आंसर बताने की कोशिश करूंगा। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल आप सब दोस्तों अच्छे से जानते हैं स्टडी विथ रामा, आप सब दोस्तों क्या करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में, आपके भाई बहन में, जो भी दोस्तों किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों, ताकि उनको भी यह पता चलता रहे कि उनको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, किस हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहनी है। और यह दोस्तों हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है कि हम आप जैसे लोगों की मदद कर पा रहे हैं, आप सबके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत कुछ योगदान दे पा रहे हैं, आपको सही रास्ता बता रहे हैं। बाकी दोस्तों इसके आगे का जो टॉपिक्स है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।